वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 6 है डिज़ाइन ऑफ कंपैरिजन मेंबर का। न्यूमेरिकल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्टड से रिलेटेड न्यूमेरिकल को किया था और वहाँ पे हम लोगों ने दो स्टड के क्वेश्चन को दोनों डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम लोगों ने देखा था और हम लोग उस दोनों क्वेश्चंस में पूरे जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था उस सारे का कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन किया था और जहाँ से जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी या फिर वो स्लेंडरनेस रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग में हो या फिर जब हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हो या फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हो, इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो सकते थे या जो भी टेबल या जो भी डेटा यूटिलाइजेशन किए जा सकते थे उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। और उस टाइप के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किया था, क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आप एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे उस क्वेश्चन पे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो लिए हैं हम कॉलम से लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपैरिजन मेंबर से, एक तो स्टड से पूछे जाते हैं और एक कॉलम से पूछे जाते हैं। ओके, सो हम लोगों ने स्टड के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलम के क्वेश्चंस को, ठीक है। सो कॉलम का जो क्वेश्चन है किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ए कॉलम कंसिस्ट ऑफ चैनल सेक्शन 140 एट द रेट ऑफ 33.31 किलोग्राम फोर्स पर मीटर, ये वेट दिया गया है पर मीटर, ठीक है। हैज़ एन अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 4 मीटर, जिसका अनसपोर्टेड लेंथ जो दिया गया है 4 मीटर दिया गया है। बोला जा रहा है इट इज़ इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट द अदर एंड रीस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। देखिए स्टूडेंट, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, सब चीज़ इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। पूछा जा रहा है डिटरमाइन दी एक्सियल लोड दिस कॉलम कैन कैरी, मतलब कितना लोड कैरी कर पाएगा। जैसे हम लोग स्टड के केसेस में निकालते थे ना कि कितना लोड कैरी कर पाएगा, उसी तरीके से कॉलम के केसेस में भी कितना लोड कैरी कर पाएगा यही निकालना है। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, A1 की वैल्यू दी गई है 4.24 इंटू 10⁻³ mm², Rx की वैल्यू दी गई है 58.5 एंड Ry की वैल्यू दी गई है 32.1 mm, यानी कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो या तो कॉलम हो सकता है या तो फिर स्टड हो सकता है, तो क्वेश्चन दोनों से बनते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है कि चैनल सेक्शन है 140 और जिसका वेट दिया गया है 33.31 किलोग्राम फोर्स पर मीटर, जिसका अनसपोर्टेड लेंथ जो दिया गया है 4 मीटर दिया गया है। कंडीशन क्या है, इट इज़ इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे हम लोग इफेक्टिव लेंथ के वैल्यू को निकालेंगे आसानी से। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब यहाँ पे फिक्स है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन कब होता है, जब फिक्स होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, ना ही रोटेशन अलाउड है और ना ही क्या है वहाँ पे पोजीशन, ना ही वो रोटेट कर सकता है ना ही ट्रांसलेट कर सकता है। तो पहला ये कंडीशन दिया हुआ एक साइड में। दूसरे साइड में दिया गया एट द अदर एंड रीस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। देखिए रोटेशन वहाँ पे रीस्टेंट है, तो किस में रोटेशन रीस्टेंट होता है, किस में रोटेशन रीस्टेंट होता है, लिखा हुआ है बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, अपने पोजीशन में हेल्ड नहीं है। पिन सपोर्ट में तो रोटेशन होता है, ठीक है, जबकि उसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। पिन सपोर्ट में ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है पिन सपोर्ट में। जबकि रोलर सपोर्ट में जो होता है वो क्या होता है, उसमें ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन नहीं होता है। तो दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है आपका इस टाइप से रोलर सपोर्ट। अब यही कंडीशन है। देखिए क्वेश्चन से कैसे इस चीज़ को निकाला गया है, पहले तो आपको ये पूरा टर्म को समझना पड़ेगा, तब आपको फिगर एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यहाँ पे आपका इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू निकलेगा। तो इस कंडीशन के लिए आपको मैंने बताया था इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है 1.2 टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ L, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज़ ही आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। क्लियर है। सो पहले क्वेश्चन को समझना है,
क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, सो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो 4 मीटर है, और कॉलम का क्या था, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड किया हुआ है, एंड द अदर एंड रीस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताया, यानी कि एक साइड फिक्स है और दूसरे साइड में क्या है, रोलर सपोर्ट है, यही कंडीशन था। इसके लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है 1.2 टाइम्स ऑफ एल, तो 1.2 टाइम्स, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 4, ये आ जाएगा 4.8 मीटर यानी 4800 mm। देखिए अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आसान है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा भारी है आपके लिए। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर पेपर और आरसीसी पेपर, ये सब पेपर ऐसा होता है कि आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो भारी से भारी प्रॉब्लम को भी आप बना पाएंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो छोटा सा प्रॉब्लम भी आपको भारी लगेगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नया है आपके लिए, है ना, पहले से आप कभी जानते नहीं हो, है ना। तो चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का और मॉस का और टॉस का। ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइजेशन होते हैं हर बार, है ना, तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है हर बार सेमेस्टर में। चलिए, तो हमारा निकल गया इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू। देखिए कॉलम में किस तरीके से हम लोग इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू को निकाले हैं, जबकि स्टड के लिए अलग केसेस हुआ करता था कि एक साइड में बोल्ट है और दोनों साइड में अगर दो बोल्ट है तो अलग केस होता था, वेल्डिंग था तो अलग केस होता था। देखिए कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं थोड़ा मोड़े बहुत, ठीक है ना। अगर कॉम्प्रेशन मेंबर के अंदर में स्टड के केस में जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, कॉलम में जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, बट जो प्रोसेस है वो लगभग सेम रहता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू आप निकालेंगे L/R मिनिमम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R मिनिमम जो वैल्यू है उस वाले को कंसिडर करेंगे हम। यहाँ पे दो वैल्यू दी गई हैं, एक 58.5 और एक 32.1। तो कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, मिनिमम वाले वैल्यू को लेंगे, यानी 32.1 mm को कंसिडर करेंगे। ठीक है, चूंकि हमको मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो चाहिए, तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो L बराबर लैम्डा बराबर L/R मिनिमम। तो L का वैल्यू 4800 और R मिनिमम का वैल्यू 32.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 149.53 आएगा, और ये 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस केसेस के लिए जब सुपर इम्पोज लोड आ रहा है, इस केसेस के लिए जो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो है शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 180। ठीक है, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए हमारा जो सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू आ गया 149.53। अब इसके करस्पॉन्डिंग में हमें सिग्मा AC की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए 149.53 किसके किसके बीच में है, 140 और 150 के बीच में है। ठीक है, क्लियर बात है, 140 और 150 के बीच में है। तो 140 और 150 के बीच के टेबल को हम लोग देखेंगे और उस करस्पॉन्डिंग में लैम्डा की वैल्यू को हम लोग देखेंगे और वहाँ पे सिग्मा AC की वैल्यू को इसके करस्पॉन्डिंग में यानी 149.53 करस्पॉन्डिंग में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हमको दिखाते हैं किस तरीके से निकालते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 140 के करस्पॉन्डिंग में आपका वैल्यू है 51, 150 के करस्पॉन्डिंग में 45। आपको निकालना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। निकालना क्या है आपको, 149.05 था शायद, मे बी याद नहीं, स्टूडेंट में देख लेता हूँ एक बार, है ना। 149.53 है ना, 149.53। तो यहाँ पे आपने कर लिया ये दोनों, और आपको निकालना है 149.53। 140 और 150 के बीच है, तो यहाँ लिख दिया आपने 149.53, और ये वाला जो वैल्यू है x का वैल्यू है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है निकालना, आपको पता ही है। x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाला वैल्यू 51 माइनस, फिर क्या करेंगे 51 और उसके नीचे वाला वैल्यू कितना है 45 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 140, है ना। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको आपको निकालना है 149.534, इसको अलग कलर से लिखते हैं हम 149.53। ठीक है, यही था ना, माइनस कर देंगे इसमें से क्या जो पता है आपको वैल्यू 140, यहाँ लिख देंगे 140। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 51 माइनस 45 डिवाइड बाई में 10 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 149.53 माइनस क्या है 140 है, यही है ना। तो ये कितना आ जाएगा 9.53। इसको सॉल्व करेंगे तो आप x का वैल्यू यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपका सिग्मा AC का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, यही चीज़ ऊपर में भी किया गया होगा। ठीक है, चलिए यही चीज़ है, देख लीजिए आप, कुछ अलग नहीं है। तो इसके लिए एक और प्रोसेस मैंने आपको बताया था, क्या करना है, एक लैम्डा का डाटा बनाना है और एक सिग्मा AC का डाटा बनाना है। क्या कर देंगे यहाँ पे, वही चीज़ को हम इस प्रोसेस से भी बता रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, अलग नहीं है कुछ भी। तो 140 यहाँ पे लिखना है, पहले यहाँ पे 150 लिखना है।
140 के कॉरस्पॉन्डिंग में सिग्मा ऐसी की वैल्यू कितनी है? 51 है, 51 लिख देना है। 150 के कॉरस्पॉन्डिंग में कितना है? 45 है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे? 149.53 के कॉरस्पॉन्डिंग में, तो यहाँ पे ये निकालना है आपको। सिग्मा ऐसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो फिर से क्या प्रोसेस आपको करना है? एक्स इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले जो हाईएस्ट वैल्यू है 51, तो 51 माइनस फिर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी 45 डिवाइडेड बाई में ये हाईएस्ट लेमडा का वैल्यू 150 माइनस लोएस्ट वैल्यू कितना है? 140, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जिसको आपको निकालना है, कौन सा वैल्यू निकालना है? 149.53, तो 149.53 माइनस जो आपको वैल्यू पता है, कितना पता है? 140। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही चीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51 माइनस 45 डिवाइडेड बाई में 10 इंटू 9.53, यही वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ पे आपको बुक में दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 44.29 मेगा पास्कल। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44.29 मेगा पास्कल। तो आपको एक्सियल लोड निकालना है, तो एक्सियल लोड निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एस इंटू ए। तो यहाँ पे कुछ सिग्मा एस अलाउड स्ट्रेस का कोई अलग वैल्यू नहीं है, जबकि स्टड के अंदर में देखते थे ना हम लोग कि दोनों साइड में बोल्ट होता था तो अलग था, फिर डिसकंटिन्यूअस के लिए अलग अलग होता था, और यहाँ पे सिग्मा एस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती है। जो सिग्मा एस की वैल्यू आ गई वही सिग्मा एस की वैल्यू रह जाएंगी, जबकि स्टड्स के केसेस में हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग होता था। ठीक है, इफेक्टिव एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4.24 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू न्यूटन में आएगा। ये मेगा पास्कल में था, तो मेगा पास्कल को आप मल्टीप्लाई करते हो mm स्क्वायर से तो आपका न्यूटन में आता है। कैसे आता है मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ठीक है, सो अब डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेगा पास्कल को डायरेक्ट mm स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, जब ये न्यूटन में आ गया तो उसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन में। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं ये चीज़ आप लोगों ने देखा, बहुत ही इजी है। अगर आपको प्रीवियस के 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इंड कंडीशन अलग अलग होता है ना, इंड कंडीशन चेंज करता है। अभी इसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक साइड फिक्स है दूसरे साइड में फ्री है, उसका अलग कंडीशन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, चूँकि स्टील स्ट्रक्चर है क्वेश्चन को घुमा भी दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से डिफरेंट डेटा को चेंज कर दिया जा सकता है, इंड कंडीशन को चेंज कर दिया जा सकता है, फिर से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे चैनल सेक्शन दिया है, कोई और एक सेक्शन दे दिया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं पूछने के, बट आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा जो भी कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को समझा होगा। ठीक है, इसमें भी क्या करना था? एक्सियल स्ट्रेंथ ही निकालना था, है ना, मतलब एक्सियल कितना लोड को ले सकता है कॉलम, उसको निकालना था। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में स्टड्स के बारे में निकालना था। अब आपको कॉलम और स्टड्स में मैंने डिफरेंसेस समझा दिया है। कॉलम क्या है? वर्टिकल मेंबर है जो कि कॉम्प्रेशन मेंबर को लेता है, कॉम्प्रेशन फोर्स को लेता है, जबकि स्टड्स जो है इंक्लाइंड मेंबर है जो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस को लेता है। ठीक है, पर दोनों का काम कॉम्प्रेसिव फोर्सेस को लेना ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए होपफुली ये लास्ट लेक्चर था आपके डिज़ाइन ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर का, और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते थे वो सारी चीज़ों को मैंने बताया है एक्सप्लेन करके। आई होप कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे कॉलम बेसिस को, तो वहाँ से हम लोग वहाँ से भी 10-12 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।